हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डायमंड लर्निंग। आज के क्लास में हम अपनी नेक्स्ट ग्रंथि पढ़ेंगे जो कि है थायराइड ग्रंथि यानी कि थायराइड ग्लैंड। ठीक है, तो हमने पिछली बार जो है पीयूष ग्रंथि के बारे में पढ़ा था। तो पीयूष ग्रंथि के बाद में जो थायराइड ग्रंथि है वो हमारे कहाँ पर मौजूद होती है? वो हमारे गले में मौजूद होती है। ठीक है, तो गले में ये हमारी श्वास नली के पास में होती है। तो जैसे कि यहाँ पर मान लो ये हमारी श्वास नली है और इस जगह पर हमारा जो है वो कंठ मौजूद होता है। ठीक है, ये कंठ देख रहे हो, ये हमारा कंठ है। तो इस कंठ के बिल्कुल जस्ट नीचे जो है यहाँ पर आपको इस शेप में क्या मिल जाएगी? ये थायराइड ग्लैंड मिल जाएगी। तो एच प्रकार का इसका जो है वो आकार बन जाता है। ठीक है, और इसी के जस्ट यहाँ पर ही आपको मिल जाती हैं पैराथायरॉयड ग्रंथि। ये वाली जो पूरी है वो है थायरॉयड ग्रंथि। ठीक है, तो एक एडल्ट इंसान के अंदर, एक वयस्क इंसान के अंदर इसका जो ग्रंथि का रंग है वो लगभग हल्का गुलाबी प्रतीत होता है। ठीक है, और ये हमारे शरीर में सबसे बड़ी जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। ओके, अगर आपको सिंपल ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे बड़ी ग्रंथि हमारे शरीर के अंदर कौन सी है, तो आप कहोगे कि सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो लीवर होता है। ठीक है, यकृत। लेकिन सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि अगर पूछे तो फिर आपका जवाब होगा थायराइड ग्लैंड। क्लियर है ये चीज़? तो इसकी जो डायमेंशंस हैं, मतलब ये कितनी बड़ी लंबाई चौड़ाई में इसके कितनी होती है, तो 5 सेंटीमीटर लगभग ये लंबी होती है और 3 सेंटीमीटर लगभग ये चौड़ी होती है। क्योंकि गले के आसपास में ये इस तरीके से हल्की सी फोल्डेड कंडीशन में होती है, इस वजह से आपको लगेगा नहीं कि ये 5 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है। ठीक है, और इसका जो वेट है, वजन है, तो लगभग वो 25 ग्राम रहता है। और पुरुषों के अंदर स्त्रियों के मुकाबले इसका जो वज़न है वो थोड़ा सा जो है 5-7 ग्राम जो है वो ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, चलो, तो ये ग्रंथि जो है इसका आपने सुना होगा कि इसकी जो है ग्रंथि में अगर बीमारी होती है तो आपको गल घोंटू रोग हो जाता है। उस रोग के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि इसके द्वारा स्रावित किए जाने वाले कौन कौन से हार्मोन हैं। तो टोटल 3 हार्मोन जो है वो ये स्रावित करती है ग्रंथि, जिसमें सबसे पहला थायरॉक्सिन है, जिसको हम लोग टेट्राआइडोथायरोनिन भी बोल देते हैं, या फिर इसको शॉर्ट में T4 हार्मोन बोला जाता है। ठीक है, ये तीनों ही नाम इसी के हैं। तो ये जो हार्मोन है ये इस ग्रंथि का लगभग 65 से 90% जो है वो हिस्सा निकलता है। मतलब सबसे ज़्यादा हार्मोन यही बनेगा, लेकिन सबसे कम सक्रिय भी यही हार्मोन होता है। सबसे ज़्यादा बनता है लेकिन इन दोनों हार्मोन के मुकाबले में सबसे कम सक्रिय होता है ये। तो इसका जो निर्माण है हार्मोन का T4 का, ये आयोडीन और टायरोसिन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इसी के कारण ही हमारे जो शरीर में आयोडीन है उसकी मात्रा पर जो है वो फर्क पड़ता है या असर दिखाई देता है। मतलब अगर ये हार्मोन कम बन रहा है, इसका मतलब है कि आपके शरीर के अंदर आयोडीन की और टायरोसिन की कमी है। ठीक है, क्योंकि उसकी कमी से ये हार्मोन कम बनेगा। अगर आपके शरीर में आयोडीन ज़्यादा है ज़रूरत से, तो फिर इसका जो स्रावन है वो ज़रूरत से ज़्यादा दिखाई देगा शरीर में। क्लियर है ये चीज़? चलो, दूसरा हार्मोन है ट्राईआइडोथायरोनिन, जिसको T3 बोला जाता है। और ये हार्मोन इनमें से तीनों हार्मोन में से सबसे अधिक सक्रिय होता है और शक्तिशाली भी यही होता है। लेकिन ये सिर्फ 10% जो है हिस्सा वो इन पूरे हार्मोन का रिलीज होता है। ठीक है, तो T4 को और T3 को, इन दोनों को कलेक्टिवली हम लोग थायराइड हार्मोन का नाम दे देते हैं। मतलब इन दोनों हार्मोन को ही इकट्ठा क्या बोला जाता है? थायराइड हार्मोन बोला जाता है मेन। ठीक है, चलिए, इसके अलावा तीसरा हार्मोन होता है जो होता है कैल्सिटोनिन। ये
जो थायराइड ग्रंथि है, थायराइड ग्लैंड है, उसकी जो सी कोशिकाएं होती हैं, सी सेल्स होते हैं, उनके द्वारा ये जो है बनाया जाता है कैल्सिटोनिन। और इसका जो काम है मेन वो क्या होता है कि हमारे जो मूत्र में कैल्शियम का विसर्जन जो है ये कम करवाता है। इसका मतलब है कि जो है यूरिन के थ्रू अगर हमारे शरीर से, बॉडी से कैल्शियम जो है वो ज़्यादा निकलता है तो ये हार्मोन उसकी मात्रा को कम करेगा, जिसके कारण हमारे शरीर से कैल्शियम जो है वो ज़्यादा मूत्र के द्वारा बाहर ना निकल जाए। इसके अलावा हमारे शरीर में जो अस्थियां हैं, बोन्स हैं, उनमें भी आपको पता है कैल्शियम होता है। तो कैल्शियम की मात्रा हड्डियों में भी मेंटेन करना वो भी इसी हार्मोन का ही, कैल्सिटोनिन का ही काम होता है। ठीक है, क्योंकि कैल्सिटोनिन है तो कैल्शियम आपको याद रह जाएगा किसकी मात्रा को कंट्रोल करता है। थायरोक्सिन या आइडोथायरोनिन है तो ये आपको पता है कि आयोडीन और टायरोसिन को कंट्रोल में करेंगे। ठीक है, तो ये तो है इसके द्वारा निकलने वाले हार्मोन। अब हम देखते हैं कि अगर ये हार्मोन्स कोई भी है, ये हमारे शरीर में या तो ज़रूरत से कम निकलें या फिर ज़रूरत से ज़्यादा निकलें तो हमें क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। तो सबसे पहले अगर इन ग्रंथियों से जो हार्मोन हैं उनका अल्प स्त्रावन होता है, यानी कि अगर वो कम मात्रा के अंदर ग्रंथि में बनते हैं तो उसके कारण कौन कौन से रोग होते हैं। सबसे पहला रोग इसमें आएगा अवटु वामनता, या इसको जड़ वामनता बोलते हैं और इंग्लिश में इसको बोला जाता है क्रेटिनिज्म। ठीक है, तो ये जो रोग होता है ये बचपन में होता है, बच्चों को होता है। तो बचपन में अगर आपके शरीर के अंदर थायरॉक्सिन की कमी हो जाए, ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी अगर बचपन में ही हो जाए तो आपको ये रोग हो सकता है। तो बचपन में कमी होने के कारण आपकी जो शारीरिक और मानसिक वृद्धि है वो भी कम रह जाती है, तो आप मानसिक तौर पर भी जो है वो वृद्धि नहीं कर पाते हैं, मेंटली आपकी जो है वो ग्रोथ हो ही नहीं पाती है। ठीक है, तो बच्चों के हाथ पांव जो है वो बिल्कुल बेडौल हो जाते हैं, बेढंगे हो जाते हैं और उनका जो कद है वो बौना रह जाता है, हाइट बहुत छोटी रह जाती है। तो ऐसे बच्चों को हम लोग क्रेटिन्स बोलते हैं। ठीक है, और जिन बच्चों में ये बीमारी होती है, बीमारी को क्रेटिनिज्म बोलते हैं। क्लियर है, तो बचपन में इस थायरॉक्सिन की कमी आपके शरीर में नहीं होनी चाहिए। दूसरी बीमारी है अवटु अल्पक्रियता या मिक्सेडिमा। इस बीमारी में क्या होता है, ये बीमारी अगर एडल्ट्स में यानी कि प्रौढ़ अवस्था में आपके शरीर में थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाए तो आपको ये बीमारी हो सकती है, जिसमें आपकी त्वचा बिल्कुल मोटी हो जाती है, आपके बाल झड़ने लगते हैं, आपकी स्मरण शक्ति जो है कमज़ोर होती है, यानी कि आपकी याददाश्त, ठीक है, आपको चीज़ें याद नहीं रहेंगी, बार बार भूलने लगेंगी, आपकी त्वचा भी पीली पड़ जाती है और आपकी जो जनन शक्ति है, रिप्रोडक्टिव एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, वो भी कम हो जाती है। ठीक है, तीसरी बीमारी है सामान्य घेंगा या गलगन रोग बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में ग्वाइटर आपने सुना होगा। ठीक है, इस बीमारी में क्या होता है कि हमारे शरीर में अगर आप भोजन ऐसा खाते हो जिसके अंदर आयोडीन की कमी है, ठीक है, तो आपका यहाँ से जो गल है, आपका गला जो है वो फूल जाता है, क्योंकि उसमें जो हमारी थायराइड ग्रंथि है वो फूल जाती है। ठीक है, तो आपने सुना होगा एडवर्टाइजमेंट्स आपको देते हैं कि हमें हमेशा आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारे ब्रांड जैसे अपने जो है इंडिया में टाटा का जो नमक आता है, ठीक है, उसमें आयोडीन की मात्रा सही होती है, तो उस प्रकार का नमक आपको इस्तेमाल करना चाहिए, उस प्रकार का भोजन खाना चाहिए। ठीक है, तो भोजन में आयोडीन की कमी के कारण ये रोग होता है और पहाड़ी क्षेत्रों में ये रोग होने का खतरा ज़्यादा होता है। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में जो पानी होता है, ठीक है, तो वहाँ पर और जो खाना बनता है तो वो खाने जो होते हैं वहाँ पर आयोडीन की कमी होती है। तो अगर भोजन या खाना पीना ही ऐसा है जिसमें आयोडीन की कमी है तो पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को इस बीमारी का खतरा ज़्यादा होता है। क्लियर? चौथी बीमारी है हाशिमोटो का रोग यानी कि हाशिमोटोस डिजीज़, और यह एक स्वप्रतिरक्षित रोग है, यानी कि ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। अब ऑटो इम्यून डिजीज़ का आपको पता होगा या नहीं, लेकिन मैं बताता हूँ। ऑटो इम्यून डिजीज़ हमारे शरीर के अंदर ऐसे रोग होते हैं
जो हमारे शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है, ठीक है, इम्यून सिस्टम होता है, जब वो प्रतिरक्षा तंत्र हमारे शरीर के खुद की कोशिकाओं को और बाहर की कोशिकाओं को, जो हमारे रोग फैलाने वाले जीव जंतु, हमारे वायरस बैक्टीरिया बॉडी में एंटर करते हैं, उनमें और हमारे शरीर के खुद के कोशिकाओं में जब अंतर पता नहीं कर पाती है, तो फिर वो हमारे शरीर में घुसने वाले वायरस बैक्टीरिया को तो मारेंगी सेल, साथ में वो हमारे शरीर के खुद के कोशिकाओं को, सेल्स को भी नष्ट करने लगती है। तो इससे फिर हमारी बॉडी में जो रोग उत्पन्न होते हैं उनको हम लोग स्वप्रतिरक्षित रोग यानी कि ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हैं। तो ये एक उस प्रकार की बीमारी है। चलिए, उसके बाद में अगर शरीर में ये हार्मोन कम स्त्रावन हो, अति स्त्रावन के कारण कौन से रोग हो सकते हैं? सॉरी, अति मतलब ज़्यादा, ठीक है। तो पहला रोग है नेत्रोस्तोंदी गलगंठ। इसमें क्या होता है कि हमारे जो नेत्र गोलक होते हैं उनमें श्लेष्म जमा होने लगता है। श्लेष्म का मतलब है एक प्रकार से जो रेशा जाला टाइप है वो प्रकार के जमा लगते हैं, जिससे हमारे जो नेत्र गोलक होते हैं वो जो है नीचे से उनके अंदर श्लेष्म जमा होने से वो उभरने लगते हैं और ऐसा लगता है कि वो बाहर की तरफ आने लगे हैं, ठीक है। तो आँखें जो हैं वो एकदम बाहर आ जाती हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे एकदम से उनकी डरावनी जो है छवि हमारे सामने प्रतीत होती है। ऐसा लगता है कि हमको बहुत घूर रहे हैं, क्योंकि इनके नेत्र गोलक जो है वो बहुत आंखों से बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो डरावने लगते हैं ऐसे लोग। चलिए, दूसरा है प्लूमर के रोग। इसमें थायराइड ग्रंथि में जगह जगह पर कई बार गांठें पड़ जाती हैं, तो उसको हम लोग प्लूमर डिजीज़ बोलते हैं। और लास्ट है ग्रेवी का रोग। इसमें जो ग्रंथि के फूलने की अवस्था होती है उसको हम लोग ग्रेवी का रोग बोल देते हैं। जैसे कि हमने कहा था कि इस ग्वाइटर गलगंड रोग में हमारे जो है थायराइड ग्रंथि फूल जाती है, तो उस अवस्था को हम लोग ग्रेवी का रोग बोलते हैं। तो ये हार्मोन के ज़्यादा स्त्रावन से और कम स्त्रावन से दोनों से ही ग्रंथि जो है वो फूल सकती है, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको आज की ग्रंथि भी पूरी समझ में आई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ अपने डाउट जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर कोई पहली बार देख रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद।